हो गया जी, बस आ रहा हूँ। हे भगवान, अर्जुन की रक्षा करना। अब हमारे पास मृत्यु के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कविता, घर में कुछ छूटा तो नहीं ना? नहीं जी, घर में कुछ नहीं छूटा जिससे अर्जुन को पता चल सके। अर्जुन मेरे बच्चे, मेरे लाल, अपना ख्याल रखना और हम दोनों को माफ कर देना। हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अर्जुन सिर्फ 8 साल का था। जल्दी करो जी, कहीं अर्जुन उठ ना जाए। इतना कहकर कविता और रमेश दोनों नर्मदा नदी की ओर जाने लगते हैं। कुछ देर में वे नदी के पास पहुंच जाते हैं। कविता, घर में कुछ छूटा तो नहीं ना? नहीं जी, घर में कुछ नहीं छूटा जिससे अर्जुन को पता चल सके। इसके बाद रमेश और कविता दोनों नदी में छलांग लगा देते हैं और वहीं अपनी जान दे देते हैं। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? चलो मुझे जल्दी खाना दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अर्जुन अपनी माँ को बुलाता है, लेकिन तब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो उठकर रसोई में जाता है। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? चलो मुझे जल्दी खाना दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अर्जुन परेशान होकर पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन जब उसे घर में कोई नहीं मिलता तो उसे चिंता होती है। वो पड़ोस में जाकर अपनी माँ के बारे में पूछता है। किशन चाचा, मेरी माँ को देखा है क्या? नहीं अर्जुन, मैंने तेरी माँ को नहीं देखा। ठीक है चाचा। अर्जुन उदास होकर अपने घर लौट आता है और आंगन में बैठ जाता है। पता नहीं माँ और पापा दोनों कहाँ चले गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, रक्षा करना। उन्होंने आज तक कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अर्जुन की आंखों में आंसू होते हैं। थोड़ी देर में अर्जुन की आंख लग जाती है और वो वहीं बैठे बैठे सो जाता है। शाम का समय। अर्जुन जल्दी से उठता है। माँ, पापा। अर्जुन इधर उधर देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता। हे भगवान, माँ बाबा दोनों कहाँ चले गए? अभी तक नहीं लौटे। कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं भाग गए? अर्जुन भूखा था। वो उठकर घर में कुछ खाने की तलाश करता है, लेकिन घर में एक दाना भी नहीं था। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और पता नहीं माँ बाबा कहाँ चले गए। मुझे डर भी लग रहा है। भगवान, मेरी रक्षा करना। अर्जुन बिना कुछ खाए पिए जाकर सो जाता है। अगले दिन पूरे गांव मेहंदीपुर में हल्ला मच गया कि अर्जुन के माता पिता उसे छोड़कर कहीं भाग गए। बेचारे अर्जुन की तो जिंदगी खराब कर दी उसके माता पिता ने। हाँ, तुम सही कह रहे हो गोपाल। इस बेचारे 8 साल के बच्चे की क्या गलती थी? गांव के लोग अर्जुन के बारे में चर्चा कर रहे थे। वहीं पास में खड़ा सेठ सोमनाथ ये सुनता है और उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। सेठ जल्दी से अर्जुन के घर जाता है। अर्जुन, अरे ओ अर्जुन के बच्चे, बाहर निकल। जी सेठ जी। अबे ओ अर्जुन, मैंने सुना है तेरे माता पिता तुझे छोड़कर भाग गए हैं। खैर छोड़, मेरे कर्ज के पैसे कौन लौटाएगा? क्या? कर्ज के पैसे? हाँ हाँ, पैसे। तेरे पिता ने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया था और वो भी बिना लौटा ही भाग गया। अब तू बता, कैसे लौटाएगा? सेठ जी, आप तो जानते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं किस तरह आपको धन लौटा पाऊंगा? मेरे पास बस एक झोपड़ी है जिसमें मैं रहता हूँ। इस झोंपड़ी का मैं क्या करूं? अगर पैसे नहीं है तो तुझे उम्र भर मेरे खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी। और हाँ, मैं इसके बदले तुझे पैसे भी नहीं दूंगा। अर्जुन नादान था, इसलिए वो सेठ की बात मान जाता है। ठीक है सेठ जी, अगर ऐसा करने से कर्ज माफ हो जाएगा तो मुझे मंजूर है। इसके बाद अर्जुन सेठ सोमनाथ के खेत में मजदूरी करने लगता। दिन भर की मेहनत के बदले सेठ उसे सिर्फ रात की 2 सूखी रोटियां देता था।
ये ले और इसे खाकर सो जा, और कल सुबह जल्दी उठकर फिर से काम पर लग जाना। सुबह पैर पसार कर मत दिखाई देना, वरना तेरी खैर नहीं। जी 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 सेठ जी। सेठ सोमनाथ अर्जुन को खूब मारता पीटता जैसे वो कोई जानवर हो, लेकिन हालातों के आगे अर्जुन मजबूर था। कुछ साल बीत जाते हैं। अब अर्जुन 25 वर्ष का हो जाता है। एक दिन सुबह अर्जुन को उठने में देर हो जाती है और वो खेत की ओर भागता है। आज तो उठने में देर हो गई, जल्दी से खेत पहुंचता हूँ वरना सेठ जी गुस्सा करेंगे। जैसे ही अर्जुन खेत पहुंचता है, वो देखता है कि सेठ गुस्से में लाठी लिए खड़ा है। माफ कर दीजिए सेठ जी, उठने में थोड़ी देरी हो गई, आइंदा नहीं होगा। अच्छा, माफ कर दूं? एक बार माफ करूंगा तो बार बार यही गलती करेगा। सजा तो तुझे मिलनी ही चाहिए। तू क्या चाहता है? तू आराम करे और मैं खेत में काम करूं? सेठ की कड़वी बातें सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खेत छोड़कर गांव से बाहर की ओर भागता है। कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन की नजर एक पेड़ के नीचे बैठे साधु पर पड़ती है। साधु तपस्या कर रहे थे। अर्जुन को देखकर वो मुस्कुराते हैं। अच्छा, सबसे पहले तुम एक काम करो, उस झोंपड़े के अंदर जाओ, वहां कुछ फल रखे होंगे, उन्हें ले आओ। अर्जुन जाकर फल ले आता है। ये कुछ फल मेरे पास रहने दो और बाकी के तुम खा लो। लगता है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। धन्यवाद बाबा, आपको कैसे पता कि मैंने कुछ नहीं खाया था? बस यूं ही समझ लो कि ऊपर वाले ने बताया। अच्छा, जरा अपना हाथ दिखाओ। साधु उसका हाथ ध्यान से देखते हैं। वाह, ऐसी लकीरें तो मैंने सिर्फ राजा महाराजाओं के हाथ में देखी है। बेटा, तुम तो बहुत तकदीर वाले हो। आप मजाक कर रहे हैं साधु महाराज, मेरी किस्मत बहुत खराब है। बेटा, चिंता मत करो, जल्दी ही मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। तुम पश्चिम दिशा में जाओ और ये फल साथ ले जाओ। अर्जुन साधु की बात मानकर पश्चिम दिशा की ओर निकल जाता है। शाम होते होते अर्जुन गांव नीलमपुर पहुंचता है। वहां उसे बलराम की मिठाई की दुकान मिलती है। अरे बेटा, कौन सी मिठाई चाहिए? जी, मुझे कोई मिठाई नहीं चाहिए। क्या आपकी दुकान में कोई काम मिल सकता है? बदले में आज रात रुकने की जगह दे दीजिए। ठीक है, ये मिठाई के डिब्बे संभाल दो। अर्जुन काम करने लगता है। बलराम अर्जुन को घर ले जाता है। पिताजी, ये कौन भिखारी उठा लाए आप? दिमाग से बात कर विक्रम, इसने आज मेरी मदद की है। रात को अर्जुन सबके लिए खाना बनाता है। क्या खुशबू है, तू भी हमारे साथ बैठकर खा बेटा। मैं आपके साथ? हाँ हाँ, और क्या। अर्जुन भावुक हो जाता है और बलराम को गले लगा लेता है। बहुत बहुत अरसे के बाद किसी ने मुझसे प्यार से बात की है। तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया अर्जुन। ऐसे नाश्ता तो मेरी पत्नी भी नहीं बनाती है। और हाँ, ये सेठ सेठ मत बोल, मुझे बलराम चाचा कहकर बुला। ठीक है बलराम चाचा। नाश्ता करके अर्जुन कहता है, अब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? काम की तलाश में। राजा भानु प्रताप के दरबार में जाओ, वो बहुत दयालु हैं। अर्जुन दरबार की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक मृत पक्षी दिखता है। वो उसे उठाकर दरबार ले जाता है। ये पक्षी कहाँ से लाए? जंगल में मिला महाराज, सोचा राज्य के हकीम शायरी से बचा ले। ये पक्षी मेरे बेटे राजकुमार आदित्य का था। क्या? हाँ, और तुम ही हो वो राजकुमार। 25 साल पहले तुम खेलते हुए जंगल में खो गए थे। एक साधु ने बताया था 25 साल बाद एक युवक मृत पक्षी लेकर दरबार आएगा, वही होगा मेरा बेटा। अर्जुन को विश्वास नहीं होता, लेकिन उसे साधु की बात याद आ जाती है। बेटा, अब तुम आ गए हो। सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन राजा के गले लग जाता है। मेरे बेटे का नाम अब अर्जुन नहीं, राजकुमार आदित्य होगा।
पूरी प्रजा आनंदित होती है। बलराम चाचा और विक्रम को भी महल में सम्मानित किया जाता है। राजा भानु प्रताप का आदेश होता है कि सेठ सोमनाथ को सजा दी जाए, जिसने इतने वर्षों तक राजकुमार को गुलाम बनाकर रखा। साधु महाराज भी महल में आमंत्रित किए जाते हैं और उन्हें राज्य के सबसे बड़े ज्ञानी का सम्मान दिया जाता है। अगर बलराम चाचा और साधु बाबा ना होते तो मैं कभी नहीं जान पाता कि मैं कौन हूँ। ये कहानी हमें सिखाती है कि समय चाहे जैसा भी हो, अगर आप सच्चे, मेहनती और धैर्यवान हैं तो भाग्य आपको वहीं पहुंचा देता है जहां आप वास्तव में होते हैं।